अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ाहिर नसीर खटक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वीडियो टीवी। आज एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब की खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट्स किए हैं, कुछ निकाल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं कि बवासीर के हवाले से कुछ बता दीजिएगा। सो हमने डॉक्टर साहब को कॉल किया कि डॉक्टर साहब हमें आपने टाइम देना है। तो एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब की खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। डॉक्टर साहब से बवासीर के हवाले से आज हम पूरी वीडियो जो है ये बवासीर के हवाले से बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बड़े खशास पशास लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। जी जी बस लोगों की दुआएं ले रहे हैं, मुफ्त में आप उनको मशवरे दे रहे हैं, मुफ्त में आप उनको इलाज बता रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि उनसे हमें हमारा शुक्रिया जो है वो अदा कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का, बस अल्लाह पाक हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि बवासीर क्या चीज़ है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब से बवासीर पर बहस करें आज हमें हमारे लिए, और इसका इलाज भी बता दीजिएगा। हाँ देखिए, बवासीर जो है जब रेक्टम जो होता है, जब उसकी वेंस जो होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, जब उसकी वरीदें फूल जाती हैं तो उसको आम इस्तिलाह में बवासीर कहा जाता है। और अगर वहाँ पे कोई गोश्त के कोई मस्से वगैरह जो होते हैं वो बाहर निकल आए, या कोई दाने वगैरह जो होते हैं वो गोश्त की जो वेंस में बन जाते हैं, अगर वो बाहर निकल आए तो उसको हम मस्से कहते हैं, जो गोश्त वो बनता है वो। तो वैसे अगर वरीदें फूल जाए तो उसको बवासीर कहा जाता है आम इस्तिलाह में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि बवासीर के लिए कोई एक ख़ास एज होनी चाहिए? मतलब आप छोटे बच्चों को भी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 साल के बच्चों को, इससे ज़्यादा 15 साल के बच्चों को, या 25 साल के बच्चों को, 80 साल, इस तरह की कोई एज है ख़ास इसके लिए? देखिए, बवासीर जो होती है इसकी जो बेसिक जो काज है वो है कॉन्स्टिपेशन, है ना, कब्ज़ जो है। कब्ज़ इसकी बहुत बड़ी वजह है बवासीर की। देखिए, जब कब्ज़ होती है तो वो एक दबाव पड़ता है वेंस के ऊपर, तो वेंस स्वेल कर जाती है। जब वो स्वेल करती हैं तो वो बवासीर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, बवासीर हो जाती है, या फिर गोश्त के मस्से बन जाते हैं। तो वो तो बवासीर के लिए बहुत जो अर्ली एज होती है इसमें तो बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम लोगों को होती है, वो भी तो रेयर केस होते हैं, 2-4 केसेस होंगे। लेकिन जो 14-15 साल से ऊपर जाते हैं और मुसलसल कॉन्स्टिपेशन है, गर्म चीज़ों का इंटेक ज़्यादा है, जैसे समोसे, पकौड़े, चाट वगैरह, इस तरह की जो फास्ट फूड्स होती हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, तो फिर उससे बवासीर के चांसेस जो वो उसके बाद ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि जब आपको बवासीर की बीमारी होती है तो आपको गैस भी होती है, ये सच है? हाँ जी बिल्कुल, जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो फिर वो गैस वगैरह हो जाती है उसमें। अच्छा, अब बवासीर क्यों होती है और इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? ये इस पे ज़रा कुछ बातें जो हैं वो शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी तो वजह जो बवासीर की है वो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है। दूसरा, पानी कम पीना, फाइबर्स वाली जो खुराकें फूड्स है वो कम इस्तेमाल करना, फाइबर डाइट में बहुत कम होते हैं। और तली हुई अशिया, बाज़ारी चीज़ें, पकौड़े, समोसे, गर्म चीज़ें, चाट वगैरह, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना, चावलों का मसालादार जो अशिया है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना जो होता है, वो ज़्यादा खाना, वो एक बवासीर की वजह होती है। लेकिन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन, जो प्रेगनेंसी में जिन लोगों को होती है कि उसमें जब बोझ होता है तो उसकी वजह से भी कुछ मैक्सिमम केसेस में ख़वातीन को बवासीर हो जाती है, जो बादी या खूनी दोनों में से हो सकती है, लेकिन मोस्टली को खूनी बवासीर होती है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि घरेलू नुस्खा क्या है बवासीर के लिए? कोई घरेलू नुस्खा है कि वो हम लोग वो नुस्खा जो है वो इस्तेमाल करें और उससे जो हमारी बवासीर है उसमें अफाका हो, या कोई उसका दर्द जो है वो कम हो जाए, या कोई ऐसा है कि उससे हमें फ़ायदा मिल सके? कोई नुस्खा बता दीजिएगा। हाँ जी, घरेलू नुस्खे में यह है कि आप उसमें जो या तो पानी का इंटेक ज़्यादा करें, फास्ट फूड्स का इस्तेमाल करें उसमें बवासीर के लिए जो घरेलू नुस्खे में, और ठंडी चीज़ें खाएं। दही हो गया, दही के साथ खाएं, इस तरह की चीज़ें खाएं, यानी कि गर्म चीज़ ना खाएं। पकौड़े, समोसे, बाज़ारी चीज़ें बिल्कुल बंद करें। और घरेलू नुस्खा जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो किसी हद तक जो आपका एक्यूट केस होगा बवासीर का, जो स्टेज 1 का होगा, जिसमें सिर्फ थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी या कुछ वो जब बादी बवासीर होगी, वो किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और स्टेज 2 की भी आप खुराक से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब वो बवासीर स्टेज 3 या 4 की तरफ जाएगी तो उसके लिए किसी भी और जो तरीका इलाज है, जैसे एलोपैथिक को कुछ ऑपरेट सजेस्ट कर लिया जाता है। तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, उससे पहले एक दफ़ा होम्योपैथिक जो क्लिनिक होता है, होम्योपैथिक डॉक्टर, उसको विजिट करना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि आप ऑपरेशन की तकलीफ से भी बच जाते हैं, और आप अद्वियात से ही आपका ये जो केस होता है स्टेज 3 और इवन के 4 का भी जो होता है, और एनल फिशर जो होता है उसके केसेस भी आप मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि बग़ैर ऑपरेट करने के, बग़ैर ऑपरेशन के
होम्यो जो मेडिसिन है उसमें बवासीर का इलाज मौजूद है, और अगर एक बार हो तो उसके बाद जिस तरह के हम एलोपैथिक जो मेडिसिन होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं इन अद्वियात में या नहीं मौजूद, या बवासीर जो है वो दोबारा आपको हो सकती है या उससे कोई और बीमारी जो है वो बन सकती है? देखिए, होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है ये तो एक बिलमिसल तरीका इलाज है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब आप बवासीर में उसकी प्रॉपर सिम्टम्स लेते हैं और उसकी काज भी देखते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी काज होती है कॉन्स्टिपेशन होती है। और जब आप होम्योपैथिक में पेशेंट आता है क्लिनिक में तो उससे पूछा जाता है कि आपको क्या क्या इसमें है, कब्ज़ है या इस तरह का कोई और इशू है, ब्लीडिंग हो रही है, साथ पेन हो रही है, पेन जब स्टूल पास हो रहा है तो उसके बाद भी आपको पेन होती है रहती है बाकी, या पेन उसके दौरान ही होती है, या आपको हर वक्त पेन रहती है। इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। जब उसके हवाले से पूछा जाता है, प्रॉपर केस टेकिंग कर ली जाती है और जब मरीज़ से ये सारी इलामात ले ली जाती हैं तो उस पर उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो भी उसको दे दी जाती है। तो अगर तो ब्लीडिंग वाली बवासीर है, सिर्फ उसमें खून आ रहा है, और तो उसके लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि वो कॉलिनसोनिया का भी इस्तेमाल करेंगे, मिलीफोलियम का करेंगे, हेमामेलिस का करेंगे। लेकिन जो मरीज़ जब आपके पास आता है, आप उसकी जब प्रॉपर चेकअप करते हैं तो आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाल लेते हैं। वो एक ऐसी होती है कि जो आप मरीज़ को देंगे तो उससे उसका सारे का सारा जो केस होगा वो एक साइकिल की तरह, जैसे जिस तरह उसको हुआ था वो उसी तरह रिसाइकिल होते होते वो दोबारा जैसे वो नॉर्मल था पहले उसी तरह वो नॉर्मल हो जाता है उसमें। तो बवासीर के जो अमराज है, मेरा एक रिसेंटली एक केस था रावलपिंडी में जो मेरे अपने हॉस्पिटल से भेजा गया था मुझे, तो वो बवासीर के केस ऑपरेट उसको सजेस्ट कर लिया गया था। ब्लीड भी उनकी हो रही थी और उनको पेन बहुत स्टेज 3 की थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आते थे 3 मंथ्स में वो वापस हुआ है स्टेज 3 से ऑपरेट से, और वो केस दोबारा क्योर हुआ है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप वाकिंट में बैठे हुए होते हैं और लोग रावलपिंडी से भी, पेशावर से भी, गिरदनवाज जितने भी इलाके हैं वहाँ से लोग आपके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को कॉल करते हैं, वो अपनी जो भी उनका इशू होता है उसके हवाले से, तो जब वो आपके प्लेटफॉर्म को बताते हैं तो फिर हमें उनको रिप्लाई करना होता है वो। और इसके अलावा भी जो होता है वो लोग जब हमें कॉल करते हैं या मैसेज वगैरह टेक्स्ट करते हैं तो मेरी जो टीम होती है, हमारे या पैनल के कोई और डॉक्टर जो होते हैं वो उसको प्रॉपरली लेते हैं केस को, और उस पर उनकी तमाम केस टेकिंग करके फिर हम उनको वहाँ पर मेडिसिन जो होती है थ्रू पोस्ट भिजवा देते हैं। तो उसके बाद हम उनसे दोबारा पूछते हैं, उसके फीडबैक लेते हैं कि आपने जो मेडिसिन ली हैं आपकी तबीयत कैसी है, आप बेहतर हैं उसमें। तो हमें मुश्किल यही रिस्पॉन्स है, बेहतर। अगर कोई इन केस कोई रेयर केस होता है वो कहे कि मैं ठीक नहीं हूँ या मुझे थोड़ा फ़र्क हुआ है, तो फिर हम उनसे दोबारा केस टेकिंग करके तो उनको दोबारा से फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन थ्रू पोस्ट भिजवा देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन, पखाना में दर्द और खून आए तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तो इसमें खून भी आ रहा हो जो, और पखाना जब कर रहे हो, दर्द भी हो, उसके बाद भी इसमें पेन रहती हो आपको, तो उसके लिए एक तो आपको करीबी या तो किसी हॉस्पिटल जाएं या होम्योपैथिक क्लिनिक विजिट करें। तो उसमें डॉक्टर्स को जब आप जाएंगे उसको सारी सिम्टम्स देंगे तो वो उस पर आपको फौरी तौर पे मेडिसिन देगा कि आपको खून आना और दर्द में किसी हद तक कमी हो जाएगी, और तब तक वो आपसे और भी साथ पूछेंगे, क्वेश्चन वगैरह करेंगे, और अगर तो ये बवासीर हुई किसी भी स्टेज की वो वापस आ जाएगी ये। लेकिन अगर ये एनल फिशर हुआ कि जिसमें पखाना में दर्द है, खून है, और उसके मौके भी जो वो बह रही हैं बने हुए हैं और वो ज़ख्मी है, पखाना करने स्टूल पास होने के बाद भी उसमें पेन होती है, तो फिर उस पर जो उसकी एनल फिशर की जो मेडिसिन होंगी उस दायरा कार में उसको रख के तो होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करते हैं, और ये उसमें भी फाका आ जाता है, और पखाना में जो दर्द होता है वो भी, और खून आना ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है होम्योपैथिक में। अच्छा डॉक्टर साहब, पखाना में जलन भी होती है और दर्द भी होता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है और इसका इलाज क्या हो सकता है? हाँ जी, देखिए, बादी बवासीर जो है उसमें जब आपके जो मसले होते हैं वो सूजे होते हैं, स्वेलिंग होती है, उसमें जलन होती है, उस केस में ये इनिशियल स्टेज होती है। इसको तो आप अपनी डाइट से भी बैलेंस कर सकते हैं, और डाइट में आपने एक तो बाज़ारी चीज़ें फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खानी होती है, और दूसरा पानी और फाइबर्स का इंटेक जो होता है वो ज़्यादा करना होता है इन केस जो स्टेज 1 होता है। लेकिन जो दर्द होता है और दर्द के साथ ब्लीड हो रही हो और मस्से भी बाहर निकले हुए हो तो उसके लिए आपको प्रॉपरली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के
तहत आपको इलाज किया जाता है, या फिर आप अपने किसी भी क्लिनिक या करीबी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके, तो डॉक्टर की निगरानी में ये एक ऐसी चीज़ होती है कि इसको अगर यहाँ से बिगाड़ दिया जाए तो जो चीज़ का बिगड़ जाए उसको दोबारा संभलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर या तो उतना बर्दाश्त करना चाहिए कि इतना टाइम हमने इसको खुद बर्बाद किया तब ये ठीक हो जाए, या फिर आप इसको सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें और अपने करीबी किसी भी क्लिनिक, होम्योपैथिक डॉक्टर या एलोपैथिक कोई भी डॉक्टर है, डॉक्टर की निगरानी में अपना इलाज करवाना चाहिए इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बवासीर है, ये बता दीजिएगा। जी देखें, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे क्लिनिक में तो वो आपसे सिम्टम्स लेगा, वो चेकअप करेगा, तो वहाँ पर डायग्नोज हो जाएगा कि आपको बवासीर है, कौन से स्टेज की है, या आपको एनल फिशर है, जो भी उसमें चीज़ होगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आपसे सिम्टम्स भी ली जाती हैं इलामात पे भी, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उसका चेकअप किया जाता है, तो उसमें वो चीज़ क्लियर हो जाती है और वो बता दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि हम कभी कभार ये होता है कि बाहर की चीज़ें खाते हैं या बाहर के होटल से चीज़ें खाती हैं, उसमें हम खाते हैं तो उसमें मसाले जात की या मिर्ची बहुत ज़्यादा होती हैं, हम वो खा जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम जब वॉशरूम जाते हैं तो उस वक्त हमें थोड़ी सी जलन सी होती है, ये बवासीर की अलामत है या फिर ये एक ही बार होती है? नहीं देखिए, ये बवासीर की उस तरह की अलामत तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर एक इंडिकेशन है कि फ्यूचर में बवासीर हो सकती है। कि जब आप मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो वो आपकी आंतों से होती है, वो जब आपके पानी और फाइबर्स का इंटेक भी उसके साथ ज़्यादा होगा, मसालेदार चीज़ों के साथ आपको फ़ील नहीं होगा, लेकिन वो नहीं होगा और मसालेदार अशिया आप ज़्यादा खाएंगे तो वो फ़ील होगा। और ये स्टेज में आगे जाते जाते एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जो बवासीर आ जाती है, हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं, फिर वो सेकेंड, अगर वो स्टेज थर्ड और फोर्थ में चली जाए तो फिर वो ज़रा ज़्यादा डेंजरस भी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो थी बवासीर के हवाले से क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि हमने बहुत सारे देखे हैं, मोहल्ले में भी देखे हैं, हमने अपने घरों में भी देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उसको पेट का दर्द हो या हेडेक हो या कोई ऐसी बीमारी हो तो वो बच्चों को मेडिसिन खुद अपने आप को सजेस्ट करते हैं कि ये वाली मेडिसिन ले आए, पैसे दे देते हैं, ये वाली मेडिसिन ले आए या ये वाले टेबलेट्स ले आए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये डेंजरस है या फिर ये ठीक अच्छी बात होती है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो एक ख़तरा है, ख़तरनाक चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। किसी भी कोई भी मेडिसिन, वो होम्योपैथिक की हो, वो एलोपैथिक की हो, वो दूसरी आयुर्वेदिक हो, कोई भी हो, उसको खुद सेल्फ मेडिकेशन जो उसका मस्तन डॉक्टर है उसके साथ मशवरा किए बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेडिसिन जो होती है, दवा, ये अपना एक्शन और रिएक्शन देने में कोई देर नहीं लगाती है। अगर इन केस आप एक 4 बंदे बैठे हुए हैं तो होम्योपैथिक में तो अगर किसी को सर दर्द है तो चारों की अपनी मिजाजी दवा निकलेगी, लेकिन हम लोग है कि पेनाडोल खा लेते हैं। हो सकता है कि उसकी काज में आपको कॉन्स्टिपेशन हो, उसकी काज कोई और हो, आपको उसमें कोई नज़र का मसला भी हो सकता है और भी कुछ, लेकिन आपने दवाई सर दर्द की खाई। इनके पेन किलर हम जो होता है अपने जो दर्द होता है उसको ख़त्म करने के लिए एक वक्ती अफाके के लिए दवाई खा लेते हैं, जो कि एक ख़तरनाक अमल है। ये किसी भी चीज़ की इंडिकेशन, जो कि आपकी बॉडी है, एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, अगर किसी जगह पे कोई ख़राबी होगी तो ये एक इंडिकेशन होती है, आपको इंडिकेट हो जाता है कि मेरे सर में दर्द है, तो क्यों दर्द है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे इसके साथ और भी बहुत सारे सवालात पूछते हैं, तो उन सवालों में वो उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं कि ये वो उस इशू को ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब आप खुद ही उसको मेडिसिन खा के सर दर्द है, पेट दर्द है और किसी जगह पे दर्द है, आप उसको खुद अपने तौर पे क्योर करने की कोशिश करते हैं, तो इन केस इन फ्यूचर जो होता है वो कुछ और बन के निकलता ज़रूर है वो इशू, तो फिर तब ज़्यादा पेचीदगियाँ हो जाती हैं। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जब उनको बवासीर होता है तो वो यूँ करते हैं कि बवासीर दर्द की जो इंजेक्शन लगवाते हैं, पेन इंजेक्शन जो होते हैं वो लगवाते हैं, और ये कैसी एक वो है, ये ठीक है या गलत है, हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी देखिए, एक तरीका इलाज में तो ये लगाया जाता है इंजेक्शन, लेकिन वो भी उनकी नज़र में ठीक है, लेकिन वो एक इनिशियल स्टेज में आप इंजेक्शन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पेन को रोक सकते हैं। जो पेन होते हैं, पेन किलर, जो वरीदों पे दबाव होता है, बेसिकली यही वही होता है जो बवासीर होती है। वेंस के ऊपर एक स्ट्रेस होता है ना, टेंशन, एंग्जाइटी, जब वेंस पे स्ट्रेस आता है वो स्वेल कर जाती है, वो स्वेलिंग करती है तो वो बवासीर होती है, बन जाती है, और अगर उससे ब्लीडिंग होगी तो वो उसके आगे फेजेस में चली जाएगी। तो इंजेक्शन जो है इनिशली एक तो पेन किलर के तौर पे होता है, वो पेन जो होती है उसमें अफाका और वक्ती आपको कुछ टाइम के लिए अफाका हो जाता है, लेकिन अगर आप उसमें वो आगे जाएगा तो आपको उसके बाद इंजेक्शन तो आपने एक दफ़ा लगा लिया, दोबारा आपको ऑपरेट सजेस्ट कर दिया जाता है। तो जब आप ऑपरेशन कराते हैं तो चूँकि ऑपरेशन तो करा लिया, अगला इस तो आपने, या फिर वो चूँकि ऑटोमेटिकली भी वो ऑपरेशन हो रहा है के ज़रिए, गन के ज़रिए, तो जब वो भी करते हैं तो वो उसको वहाँ बांध देते हैं।
कुछ टाइम बाद वो तो बांध ली जाती है, लेकिन आपकी जो डाइट होती है वो बैलेंस नहीं होती। हम उसको खुद बैलेंस नहीं करते अपनी डाइट को। तो जब अपनी खुराक को बैलेंस नहीं करते हैं तो वक्त गुजरते गुजरते साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो दोबारा वही कंडीशन स्टार्ट हो जाती है और आपको फिर 2-2.5 साल बाद दोबारा ऑपरेट कराना पड़ता है। फिर इसी तरह होता है, आपको डॉक्टर्स दोबारा कह देते हैं जी कि आप अपनी डाइट जो है वो बैलेंस करें। लेकिन एक आम आदमी जो है रोज़ाना भी वो अपनी डाइट को बैलेंस नहीं रख सकता है। ना वो रोज़ फ्रूट खाएगा, ना वो फाइबर का इंटेक ज़्यादा वो करेगा, ना वो पानी ज़्यादा पिएंगे। वो बाहर जाएंगे तो बाज़ारी चीज़ें खाएंगे, होटलों में खाना खाएंगे, तो वो चीज़ वो बैलेंस अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे वो दोबारा। लेकिन होम्योपैथिक में एक बेनिफिट ये होता है कि आप जब उसको मेडिसिन से क्योर करते हैं मुकम्मल तौर पे, चूँकि होम्योपैथी में सर्जरी का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ज़ाती तौर पे। हाँ, सर्जरी के लिए कुछ ऐसे केसेस जो कॉम्प्लिकेटेड और जिनके लिए सर्जरी अशद ज़रूरी हो, उसमें उनको भेज दिया जाता है सर्जरी की तरफ। तो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, मोस्टली 99% केसेस जो होते हैं उनको मेडिसिन से क्योर किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वो खुराक बता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और लास्ट में एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि वो काइंडली वो खुराक बता दीजिएगा जो हमें नहीं खानी चाहिए, जिससे हमें बवासीर लाहक हो सकता है, और वो खुराक बता दीजिएगा जिससे हमें बवासीर का डर नहीं होता। वो खुराक जिससे परहेज़ करना चाहिए उसमें फ़ास्ट फूड आएगी। फ़ास्ट फूड में आपके आ जाएंगे समोसे, पकोड़े, चाट, जो इतनी भी तली हुई अशिया हैं, इनसे बहुत हद तक परहेज़ करें। बिल्कुल ना छोड़ें, लेकिन परहेज़ इतना करें कि आप उतना वो एक्सेस ना खाएं। और दूसरा ये है कि उसमें मोटा गोश्त है, उसको कम खाएं। अगर तो बवासीर का पेशेंट है तो वो इससे परहेज़ करें इन चीज़ों से, और अगर आम आदमी है तो वो इनको कम खाएं ताकि उनको इस तरह की बीमारी ना हो। दूसरा, ज़्यादा देर बैठे नहीं, बैठ के काम ना करें, गीली जगह पे ना बैठें कि जहाँ से आपको कोई इन्फेक्शन या कोई इस तरह का ख़तरा हो। ज़्यादा देर गीली जगह बैठने से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, और ये भी ना करें। इसके अलावा जो आप अच्छी खुराक खा सकें उसमें आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों वगैरह खाएँ, कच्ची सब्जियाँ खाएँ, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें। इससे आपको अफाका होगा और वो बेहतरी होगी, उस तरफ नहीं लेके जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जी वेलकम।